देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपको एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। आज हम आपके साथ बैंक रिकंसिलिएशन से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को थ्योरी कल कवर करेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको कराएंगे। लेकिन आज आपके लिए बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी करना जरूरी है, और अगर आज आप बैंक रिकंसिलिएशन अच्छे से कर लेते हो तो इसके बाद आपकी जितनी भी क्लासेस आएंगी बैंक रिकंसिलिएशन की, उसको आप अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अगर आज आपने बैंक रिकंसिलिएशन सही से नहीं करी तो मे बी आपको दिक्कत आ सकती है जब आप बैंक रिकंसिलिएशन करोगे। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए एक अकाउंटेंट के लिए बैंक रिकंसिलिएशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी जॉब पर। उसे किस तरीके से बनाना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए, इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम आपके साथ थ्योरेटिकल स्टार्ट कर रहे हैं और फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने खोला है 11, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे लोग बीआरएस के नाम से जानते हैं। आप कई बार इंटरव्यू में गए होंगे तो आपसे कहा होगा कि आपको बैंक रिकंसिलिएशन आती है या आपको बीआरएस आती है, तो उनका मेन पर्पस आपसे बैंक रिकंसिलिएशन कराना होता है। सर ये क्या होती है, बैंक रिकंसिलिएशन किस तरीके से की जाती है, ये हम सारी बातें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोकस करें। एक बंदा है जिसका नाम है रामलाल, और उसने एक फैक्ट्री या एक फर्म स्टार्ट करी है जिसमें उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। कॉमन सी बात है, जब कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कुछ पैसा इंट्रोड्यूस करता है। वैसे ही रामलाल ने अपनी रामलाल एंड कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। जब इसने 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर दिए तो उसने सोचा कि मैं ये पैसा कैश में तो कोई रख सकता हूँ। लोग मेरे पास बहुत तरह के आते हैं, कोई मुझसे कैश में पेमेंट लेता है, कोई मुझसे बैंक में पेमेंट लेता है। अगर मैं सारा पैसा कैश में रखूंगा तो मुझे दिक्कत है। तो रामलाल ने सोचा मैं क्या करता हूँ, डिपॉजिट कैश इन हिज बैंक अकाउंट। उसने कहा कि मैं अपनी कैश बुक से कुछ पैसा निकाल के अपनी बैंक बुक में डाल देता हूँ। किस में डाल देता हूँ, अपनी बैंक बुक में डाल देता हूँ। उसने कहा मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख में से 2 लाख रुपए मैं एक बैंक खुलता हूँ जिसका नाम है विजय राम बैंक। इसमें खाता ओपन करता हूँ और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ। उसने 2 लाख रुपए यहाँ पर डिपॉजिट कर दिए। अब जैसे उसने 2 लाख रुपए यहाँ डिपॉजिट करे, बैंक ने उसे एक पासबुक दे दी। क्या दे दी, एक पासबुक दे दी जिस पर रामलाल का नाम था, एड्रेस था, अकाउंट नंबर था, आईएफएससी कोड था। लेकिन आज लोग थोड़े से डिजिटल होते जा रहे हैं और वो पासबुक की जगह अब इसको स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब आप इसे पासबुक की जगह आप स्टेटमेंट के नाम से भी बोल सकते हैं, कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो इस स्टेट में पूरी डिटेल थी रामलाल की। क्लियर है? इतना आपको समझ आया? इसके बाद अब रामलाल के पास दो तरह की पासबुक हो गई। एक हो गई कैश बुक और एक हो गई पासबुक, जिसे हम डुप्लीकेट पासबुक के नाम से जानते हैं। सर ये डुप्लीकेट पासबुक क्यों बोल रहे हो, ये तो हमारे पास है तो आप इसे ओरिजिनल पासबुक बोलो, आप इसे डुप्लीकेट बोल रहे हो तो ये सही नहीं है। देखिए डुप्लीकेट पासबुक क्यों है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन अभी रामलाल के पास दो तरह की बुक हो गई। एक वो कैश बुक हो गई जिसमें जितना कैश आता है वो रिकॉर्ड करता है, जितना कैश जाता है वो रिकॉर्ड करता है। पासबुक में जो पैसा पासबुक से आता है वो रिकॉर्ड करता है और जो पासबुक से जाता है वो रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? तो यहाँ डिपॉजिट इनटू पासबुक, ठीक है, डिपॉजिट इनटू बैंक। जब वो बैंक में पैसा डालेगा तो किस में एंट्री करेगा, पासबुक में। जब बैंक से पैसा निकालेगा तो किस में एंट्री करेगा, पासबुक में। और अदर कोई भी अगर बैंक की ट्रांजेक्शन करेगा तब भी वो किस में एंट्री करेगा, पासबुक में एंट्री करेगा। ठीक है, पासबुक में एंट्री बेसिकली हम नहीं करते, ये हमारा बैंक करता है और हम अपनी बैंक के पास जाते हैं पासबुक लेके और वो उस पर प्रिंट करके हमें दे देगा। क्लियर? लेकिन आपको एक चैप्टर पता होगा, चैप्टर 10, जिसमें हमने आपके साथ, या फिर चैप्टर नंबर 9 आपने देखा होगा, जिसमें हमने कैश बुक सीखी थी।
आपको याद होगा कैश बुक में 3 कॉलम होते हैं, एक होता है कैश का कॉलम, एक होता है बैंक का कॉलम और एक होता है डिस्काउंट का कॉलम। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये जितनी भी, ये कैश बुक में हम दोनों की बात कर रहे हैं। किस दोनों की बातें कर रहे हैं? कैश बुक की भी और बैंक बुक की। लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन के लिए मैं स्पेशली कैश बुक के अंदर से मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। आपने चैप्टर 9 में कैश बुक पढ़ी थी। कैश बुक का मतलब मेरी कैश से नहीं होता। मेरी कैश बुक का मतलब होता है मेरा कैश अकाउंट से, मेरा बैंक अकाउंट से और मेरा डिस्काउंट से। हम अपनी कैश बुक में बैंक की भी एंट्रियां लिखते हैं और अपनी कैश बुक में हम कैश की भी एंट्री लिखते हैं, बस कॉलम बना देते हैं। तो हम कैश बुक में से बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। ठीक है कि जब भी हम किसी को बैंक में पैसा देते हैं तो कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख देते हैं। कोई हमें बैंक से पैसा देता है तो वो कैश बुक के बैंक कॉलम में लिख देता है या हम लिख देते हैं। तो याद रखना हम कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं। क्लियर है? जो एंट्री हम इस डुप्लीकेट पासबुक पर करते हैं, पैसा डालने की, पैसा निकालने की और अदर ट्रांजेक्शन, कैश बुक में बैंक कॉलम में जो करते हैं वही हम पासबुक में हमारी एंट्री हो जाती है। होती है ना या नहीं होती? आप लोग बताएं। कॉमन सी बात है, जो एंट्री मैंने करी होगी वही तो बैंक करेगा। क्लियर है? तो हम यहां तक समझ गए। इसके बाद आगे आते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि बैंक जो हमें डुप्लीकेट पास इशू करता है, वो डुप्लीकेट हम क्यों बोलते हैं? डुप्लीकेट कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि जो विजय राम बैंक है, इस बैंक में एक कंप्यूटर होगा, जिस कंप्यूटर पे मेरे सभी के अकाउंट्स होंगे, जितने भी अकाउंट नंबर होंगे सब इसके अंदर होंगे। जो पैसा डालता होगा वो कंप्यूटर में एंट्री करता होगा, जो पैसा निकालता होगा वो कंप्यूटर में एंट्री करते होंगे, चाहे वो कैशियर या बैंक के अकाउंटेंट हो, करते होंगे ना एंट्री। जो बैंक के अंदर मेरे नाम की जो पासबुक है या मेरे नाम जो बैंक के अंदर सेफ है, वो मेरी ओरिजिनल पासबुक होती है। ये जो बैंक मुझे इशू करता है ना, ये डुप्लीकेट पासबुक के नाम से जानी जाती है। क्यों? अगर ये पासबुक मुझसे खो भी जाएगी तो मैं बैंक को एक एफआईआर की कॉपी और इस पासबुक के मिसिंग होने की इंफॉर्मेशन दूंगा। बैंक मुझे एक दोबारा से पासबुक दे देगा। तो बैंक जो मुझे पासबुक देता है वो डुप्लीकेट पासबुक होती है। कौन सी पासबुक होती है? वो डुप्लीकेट पासबुक होती है। लेकिन जो बैंक के अंदर, बैंक के अकाउंट के अंदर जो एंट्री होती है वो ओरिजिनल पासबुक होती है। क्लियर है? अगर इतना समझ आ गया तो आगे बढ़े। अब हमारा मेन पर्पस होता है कि मैं अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसे अपनी पासबुक के बैलेंस से मैच कर लूं। इसे ही बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो मैं अपनी पासबुक से, या जिसे हम स्टेटमेंट के नाम से जानते, उससे मैच करना ही बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। सर कॉमन सी बात है, हमेशा बैलेंस तो मैच हो जाएगा? नहीं होता जी। कई सारी सिचुएशंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा जिस सिचुएशन में हमारा बैंक अकाउंट ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए तो बना है बैंक रिकंसिलिएशन। क्लियर है? तो आ गया मतलब हमारा मेन पर्पस बैंक रिकंसिलिएशन का ये होता है कि मैं अपनी कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और मैं अपनी पासबुक का, जिसे डुप्लीकेट पासबुक का जो बैलेंस है उसे मैच कर लूं, वही बैंक रिकंसिलिएशन कहलाता है। लेकिन ये एक सर्टेन डेट पर बनाया जाता है। जैसे मैं अगर स्टेटमेंट 30/4 तक लाया तो मुझे अपना बैलेंस बैंक कैश बुक का 30/4 तक का ही मैच करना पड़ेगा। क्लियर है? आ जाए। ये देखिए, ये है हमारी कैश बुक। कैश बुक में अभी हम डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं, ट्रिपल कॉलम कैश बुक की बात नहीं कर रहे। इसमें होता है एक कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम। जब भी कैश बढ़ता है या बैंक बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, और जब भी कैश और बैंक घटता है तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये एरो अप का मतलब होता है बैलेंस को बढ़ाना, और डाउन का एरो का मतलब बैलेंस को घटाना। अब गोल्डन कॉन्सेप्ट, अगर तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, ये 3 से 4
तीन कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इन तीन कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे अच्छे से तो आप बैंक रिकंसिलिएशन को बहुत आराम से कर सकते हैं। और अगर आप इसे नहीं समझ पाएंगे तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाएगी बैंक रिकंसिलिएशन आप लोगों को करते वक्त। सबसे पहले गोल्डन कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट नंबर 1, अगर मेरा बैलेंस प्लस में है तो कैश बुक में वो डेबिट होगा और पासबुक में वो क्रेडिट होगा। अगर मैं बैंक को पैसा मैं देता हूं बैंक को, तो मुझे क्या बैंक से पैसा लेना नहीं होगा? अगर मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिए तो मेरी कंपनी में बैंक डीआर में आएगा, मुझे बैंक से पैसा लेना है, लेकिन वहीं बैंक के पास वो बैलेंस किस में आएगा? सीआर में। अगर मैं आपको पेमेंट करता हूं तो आपकी क्या होती है? रिसीव होती है ना? होती है नहीं होती है? ठीक है, होती है या नहीं होती? कॉमन सी बात है सर, बिल्कुल डेफिनेटली बात है, होती है। मेरी पेमेंट आपकी रिसीव, ऐसी मैंने बैंक को 1 लाख रुपए दिया तो मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट कर दिया और मेरी पासबुक में वो क्रेडिट हो गया, क्योंकि बैंक से मुझे लेना है और बैंक को मुझे देना है। जिससे हमें बैलेंस लेना होता है वो डीआर होता है और जिसको बैलेंस देना होता है वो सीआर होता है। और यहाँ बैलेंस में फेवरेबल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फेवरेबल बैलेंस, मतलब बैलेंस आपका ठीक है, कोई कमी नहीं है। क्लियर? मैं दोबारा रिसीव कर रहा हूं, अगर आप कैश बढ़ता है तो वो कैश बुक में डेबिट होगा और बैंक बुक में वो क्रेडिट होगा, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस के नाम से जानते हैं। और अगर हमारा ये नेगेटिव में जाएगा तो कैश बुक में ये क्रेडिट होगा और बैंक बुक में ये डेबिट होगा। मान लो मैंने बैंक से ओडी लिमिट ले ली। ओडी लिमिट जानते हैं आप लोग क्या होती है? मैंने बैंक से बोला कि बैंक अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए से कम होना तो तुम मेरे बिहाफ से पार्टियों को पैसा दे देना। मैंने किसी को 5 लाख का चेक दे दिया, मेरे अकाउंट में खाली कितने बैलेंस था? 1 लाख। तो बैंक ने मेरे बिहाफ से सामने वाले को 5 लाख रुपए दे दिए। तो बताओ मेरा बैंक तो नेगेटिव हो जाएगा ना? तो उस केस में अगर मेरा बैलेंस कैश कैश बुक में बैंक कॉलम में नेगेटिव होगा तो वो सीआर होगा, वहीं बैंक में डेबिट होगा। क्योंकि अब बैंक को मुझसे पैसा लेना है, इसलिए बैंक ने अपने आप को डेबिट कर दिया और मुझे बैंक को पैसा देना है तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। इतना समझ गए? और इसे बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, और ये बेसिकली ओवरड्राफ्ट में यूज होता है। किस में यूज होता है? किस में यूज होता है? ये ओवरड्राफ्ट में होता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अगर तुम्हारे बैंक में ज्यादा पैसे नहीं है तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि बैंक मैं तुम्हारा अच्छा कस्टमर हूं, मुझे एक ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दो जिसमें अगर मेरा बैलेंस कम भी हो तो तुम लोगों को पेमेंट कर देना। इसे बोलते हैं हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? तो पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर मेरा बैलेंस पॉजिटिव होगा तो कैश बुक में डेबिट और बैंक बुक में वो क्रेडिट होगा, और जिसे हम फेवरेबल बैलेंस के नाम से जानते हैं। और अगर बैलेंस मेरा माइनस होगा तो कैश बुक में क्रेडिट और पास बुक में डेबिट होगा, इसे अनफेवरेबल बैलेंस के नाम से जानते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू मैच कैश बुक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस एंड वाइस वर्सा। ये कह रहा है सिंपल सी बात कि हमारा मेन पर्पस कैश बुक को पासबुक से मैच करना होता है। या तो आप कैश बुक को पासबुक से मैच कर लो या आप पासबुक को कैश बुक से मैच कर लो, इसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। कॉन्सेप्ट नंबर 2, बैंक रिकंसिलिएशन इज प्रिपेयर्ड टू मैच कैश बुक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस एंड वाइस वर्सा। क्लियर है? आगे आ जाए कॉन्सेप्ट नंबर 3,
बैंक रिकंसिलेशन प्रीपेड मंथली बेसिस। बैंक रिकंसिलेशन जो बनाई जाती है वो मंथली बेसिस पर बनाई जाती है। क्लियर है? लेकिन ये डिपेंड नहीं करता एज अ प्रैक्टिकल लाइफ। अगर आप 11th की बुक पढ़ें तो वहां पर मंथली बैंक रिकंसिलेशन को बनाने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर आप एक बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं या जिसमें बैंक की ट्रांजेक्शन डेली बेस में कई सारी होती हैं, तो आप बैंक रिकंसिलेशन को 7 दिन के अंदर करें। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती है तो 3 दिन के अंदर बैंक रिकंसिलेशन करें, एज माई ओपिनियन। क्योंकि जब आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आपकी कंपनी में बैंक की ट्रांजेक्शन बहुत है तो 3 दिन में, अगर उससे कम है तो 7 दिन में, उससे कम है तो 15 दिन में, और उससे कम है तो फिर आपको मंथली बैंक रिकंसिलेशन करना चाहिए। मंथली बैंक रिकंसिलेशन का मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो बैलेंस मैच हो जाए आपकी जो पासबुक है उस बैलेंस से, उसे ही हम बैंक रिकंसिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो एक रामलाल है जो अपॉइंटेड हुआ है, ठीक है, जिसका मेन पर्पस है उसे बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, रामलाल ने एक बंदा हायर करा है जिसका नाम है चंपक लाल, और वो एक कंपनी का अकाउंटेंट है जिसे काम दिया गया है कि वो बैंक रिकंसिलेशन करे। मैंने इसको आगे आया, अब रामलाल क्या करेगा, हर महीने की लास्ट डेट को वो अपनी पासबुक के बैलेंस को जो डुप्लीकेट पासबुक बैंक ने उसे अलॉट करी है उसका बैलेंस मैच करेगा जो ओरिजिनल पासबुक है। सिंपल सी बात मेरी बिल्कुल फिक्स कर लो, जो एंट्री बैंक ने करी है वही एंट्री मेरी पासबुक में होगी तभी तो मैं कर पाऊंगा। मान लो मेरी पासबुक में 10 लाख रुपए हैं और मेरी कैश बुक वाले कॉलम में ये 9 लाख है, तो 1 लाख रुपए कहाँ गए वो हमें पता करना है, तो बैंक रिकंसिलेशन कहलाता है। अगर ये जो चंपक लाल है, अगर ये हमारी कंपनी के कैश बुक को हम पासबुक के बैलेंस से मैच कर लेंगे तो ये रिकंसिलेशन अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो रामलाल का काम, चंपक लाल का काम बस इतना है कि वो अपनी कैश बुक का जो बैलेंस है वो अपनी पासबुक से मैच कर लें, उसे ही बैंक रिकंसिलेशन कहते हैं। जैसे कैश बुक का बैलेंस पासबुक से या फिर पासबुक का बैलेंस के कैश बुक से जैसे ही मिलान कर लेंगे उनकी बैंक रिकंसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? अप टू डेट मतलब जिस दिन तक की वो बैंक स्टेटमेंट आई। मान लो मैंने अपने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा इधर आओ, ये पासबुक लेके जाओ और बैंक में जाकर इसे अपडेट करा लाओ। लेकिन आजकल ये सिस्टम चेंज हो गया है, कोई अपने स्टाफ को बैंक नहीं भेजता, वो सब ऑनलाइन नेट बैंकिंग यूज करते हैं और वहीं से स्टेटमेंट निकालते हैं और क्रॉस चेक करने लगते हैं। अगर आपके पास भी नेट बैंकिंग है तो आप गूगल पे जाइए, नेट बैंकिंग से अपनी स्टेटमेंट डाउनलोड कीजिए और रिकंसिलेशन कर लीजिए। तो उस दिन तक की करनी जिस दिन तक की आप बैंक में या पासबुक में एंट्री करवा के ला रहे हो या फिर आप ऑनलाइन से स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, उस दिन तक आप अपनी कंपनी की कैश बुक और अपनी कंपनी की पासबुक तक के बैलेंस को मैच कर लेना। इसके बाद आगे बढ़े तो मेन पर्पस है गिवन कैश बुक टू बैंक बुक। मतलब हमारा मेन काम है कि अपनी कैश बुक को बैंक बुक से मिलाना। याद रखना, अगर ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये ऑलवेज क्रॉस होगा, और अगर ये ओपन होगा तो ये ऑलवेज क्रॉस होगा। मतलब अगर कैश बुक में ब्रैकेट ओपन होगा तो वो पासबुक में क्रॉस होगा, अगर वो पासबुक में क्रॉस होगा तो कैश बुक में ब्लैंक होगा। क्लियर है? अब इतना मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, या जो बैंक रिकंसिलेशन के जो प्रिंसिपल थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। अब कुछ ऐसे रीजन, 8 रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिसमें मेरी कंपनी का कैश बुक मेरी कंपनी के पासबुक से अलग हो जाता है। सर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस तो आते होंगे ना जिसमें मेरी कंपनी का कैश बुक मेरी कंपनी के पासबुक से अलग हो जाए, तभी तो बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हैं। अगर हम मेरी कंपनी में ऐसी सिचुएशन कभी आती ही नहीं तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है
बैंक रिकंसिलिएशन करने की। तो मैंने ऐसे 8 कॉन्सेप्ट लिखे हैं जिसे मैंने नाम दिया है डायमंड कॉन्सेप्ट के नाम से, जिसका मेन पर्पस मैं अपनी कंपनी के कैश बुक को मैं अपनी कंपनी के पासबुक से मैच करना चाहता हूँ। रीजन टू डिफरेंस बिटवीन कैश बुक और बैंक बुक। क्लियर है? इसमें पहला रीजन है, क्या रीजन है पहला? चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹10,000। मैंने किसी को चेक दिया, मान लो मैंने किसी को 28 तारीख को चेक दिया और मैंने उसे चेक दिया, उस बंदे ने 28 तारीख को चेक लेने के बाद अपने काउंटर में रख लिया लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, तो क्या करो? क्या बताओ इस सिचुएशन में क्या होगा? अब इस सिचुएशन में क्योंकि मैंने उसे चेक दिया, मैंने अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम में 10,000 रुपए माइनस कर लिए ना? हाँ सर, कॉमन सी बात है, आपने 10,000 रुपए माइनस कर लिए, लेकिन क्या आपको पता है बैंक ने उस एंट्री को कुछ करा होगा? नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी बैंक की स्टेटमेंट कब तक मंगवाई? 30/4 तक की मंगवाई। जिस 30/4 तक में जो हमने ये 10,000 रुपए का चेक इशू करा था वो क्लियर नहीं हुआ। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, मैंने किसी को 28 तारीख की जगह 26 तारीख को चेक दिया, उस बंदे ने इस चेक को अपने पास रख लिया और इस चेक को उसने 28 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा। दूसरे एग्जाम्पल में डिपॉजिट करा, लेकिन बैंक ने इस चेक को 3/5/2020 को क्लियर करा, लेकिन मैंने अपने स्टाफ से जो स्टेटमेंट मंगवाई वो 30/4/2020 तक की स्टेटमेंट मैंने मंगवाई। तो अब बताओ क्या उस स्टेटमेंट में बैंक ने ये 10,000 रुपए जो मैंने इश्यू करे थे वो माइनस करे होंगे? नहीं करे होंगे। तो इस केस में क्या करोगे? सर कॉमन सी बात है, मेरी कैश बुक में 10,000 रुपए कम है, मेरी पासबुक में उसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई, तो इसका मतलब मेरे 10,000 रुपए कम है कैश बुक में और मेरी पासबुक में 10,000 ज्यादा है। मान लो अगर मेरी पासबुक में बैलेंस 1 लाख है तो अब मेरे कैश बुक में बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 90,000, क्योंकि 10,000 तो मैंने घटा दिए लेकिन वो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुए। जब वो बैलेंस बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो उस केस में मेरा इधर का बैलेंस तो 0 है और मेरा इधर का बैलेंस माइनस में 10,000 रुपए। तो मैं क्या करूं कि मेरा बैलेंस इधर 0 आ जाए? तो उस केस में जो मैंने माइनस किया था मैं दोबारा से उसे प्लस कर दूंगा और इसे बाद में क्या कर दूंगा? नेगेटिव कर दूंगा। तो मैंने अभी इसे माइनस करके 10,000 रुपए घटाए थे जब चेक दिया, लेकिन जब बैंक की स्टेटमेंट आई मैंने उसे रिकंसिलिएशन करा तो वह 30/4/2020 तक क्लियर नहीं हुए थे। तो इसलिए जिसको मैंने घटाया था मैंने उसको दोबारा उसको प्लस कर दिया जिससे मेरा बैलेंस 0 हो गया। माइनस प्लस करोगे तो आपका फिगर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस केस में आपने देखा कि मैंने अपनी बैंक बुक से पासबुक को मैच करा, क्योंकि मेरी बैंक बुक कह रही थी कि आपका बैलेंस 1 लाख रुपए और मेरी कैश बुक कह रही थी मेरे पास बैलेंस 90,000 रुपए। तो मैंने देखा 10,000 रुपए का डिफरेंस कहाँ है? तो वो 10,000 रुपए का डिफरेंस मुझे तब पता चला कि मैंने जो किसी को 26 तारीख को चेक दिया था बैंक ने उसको 3 दिन बाद या फिर उसने 28 को बैंक में डिपॉजिट करा और बैंक ने उसे 3/5 को क्लियर करा। इसका मतलब वो चेक 30 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ था और जो चेक 30 तारीख तक क्लियर नहीं हुआ था मैं उसे कैसे एंट्री कर सकता था? तो इसलिए जिसको मैंने पहले घटाया बाद में उसे मैंने प्लस कर दिया जिससे मेरा बैंक का बैलेंस मैच हो गया। मेरे पास 90,000 था, मैंने 10,000 और जोड़ दिया तो बैलेंस कितना हो गया? 1 लाख आ गया। तो इसे ही बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन कहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे चलते हैं। सेकंड केस जिसमें मेरा कैश बुक मेरी पासबुक से अलग हो सकता है, चेक पेड या फिर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। किसी ने मुझे चेक दिया, किसी ने मुझे 26 तारीख को चेक दिया और कहा कि आप इसे बैंक में डाल दो,
मैंने उस चेक को बैंक में 26 को ही डाल दिया। लेकिन आपको पता है कई बार चेक को पास होने में 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है, या फिर 4 दिन भी लग जाते हैं। मान लो मैंने 26 को चेक डाला, लेकिन मेरा चेक 1/5 को क्लियर हुआ। कब क्लियर हुआ? 1/5 को। और मैंने अपने स्टाफ से 30/4 तक की स्टेटमेंट मंगवाई, जिसमें मैंने देखा कि जिसने मुझे 10,000 रुपए दिए थे या जिसने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, मैंने उसकी एंट्री अपनी कैश बुक में प्लस में 5,000 में कर ली। क्योंकि अगर आप मुझे पैसा दोगे, अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं कॉमन सी बात है उसकी एंट्री करूंगा। किस में करूंगा? अपनी कंपनी की कैश बुक में, बैंक कॉलम में। और मैंने वहां पर अपने 5,000 रुपए को बढ़ा दिया। जब मेरी बैंक की स्टेटमेंट आई, मैंने उसे चेक करा, तो उसमें 5,000 रुपए की कोई एंट्री थी नहीं। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो आपने जो 5,000 रुपए बढ़ाए थे पहले, आप उस 5,000 रुपए को कम कर दो, तो आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। अरे जो चेक उस महीने क्लियर ही नहीं हुआ, आप उसे कैसे दिखा सकते हो? तो उस केस में मैं उस 5,000 रुपए को माइनस कर दूंगा जो मैंने प्लस करा था। अब मेरी कंपनी की कैश बुक और मेरी कंपनी की पासबुक आपस में क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। क्लियर है? इतना समझ आया? मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलें, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिसमें हम अगेन इसी टॉपिक को एक बार रिपीट कर लें। चेक पेड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर दी, बैंक उसकी कोई एंट्री हुई नहीं, तो मैंने अपने आप को 5,000 से प्लस कर लिया था और फिर 5,000 रुपए को माइनस कर दिया, जिससे मेरी कंपनी का कैश बुक और मेरी कंपनी की पासबुक आपस में क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी। इसके बाद तीसरा टॉपिक है या तीसरा पॉइंट है जिसमें ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि मेरी कंपनी का कैश बुक मेरी कंपनी के पासबुक से अलग हो सकता है, जिसमें सबसे पहला इंटरेस्ट क्रेडिट या फिर गिवन बाय बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कह रहा है कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है। आप बैंक में कुछ भी पैसा जमा करते हैं तो बैंक आपका उससे कुछ इंटरेस्ट देता है। अगर आप सेविंग अकाउंट है तो क्या बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो आपको फोन करता है, मिस्टर एक्स हमने तुम्हें 420 रुपए का इंटरेस्ट दिया, मिस्टर एक्स तुम्हें 50 रुपए का इंटरेस्ट दिया? क्या बैंक इस तरीके का काम करता? बैंक इस तरीके का काम नहीं करता। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, जब आपका छोटू या आपकी कंपनी का कोई स्टाफ बैंक जाएगा, बैंक से स्टेटमेंट लाएगा, और जब वो स्टेटमेंट को चेक करेगा तब उसे पता चलेगा। जैसे मैंने अपने स्टाफ को बुलाया और कहा जाओ बैंक और बैंक से स्टेटमेंट लेके आओ। मेरा स्टाफ गया बैंक और उसने 30/4 तक की स्टेटमेंट लाया, जिसमें मुझे पता चला कि बैंक ने मेरे बैलेंस को 420 रुपए से बढ़ा दिया। अब मेरी कंपनी का जो भी बैंक बैलेंस था उसमें 420 रुपए प्लस थे, लेकिन मेरी कैश बुक में इस 420 रुपए की कोई एंट्री थी नहीं। सर क्यों होगी मेरी कंपनी में इसकी एंट्री? मुझे क्या पता चल रहा है कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया या नहीं दिया? मुझे कैसे पता चलेगा? जब वो स्टेटमेंट आई, मैंने स्टेटमेंट को चेक करा, तो मुझे उसमें ये पता चला कि बैंक ने मुझे 420 रुपए का इंटरेस्ट दिया, जिससे मेरी पासबुक का बैलेंस 420 रुपए से बढ़ गया, लेकिन मेरी कंपनी का कैश बुक का बैलेंस 420 रुपए से नहीं बढ़ा। तो मैंने उस स्टेटमेंट को देखते हुए अपनी कंपनी में एक एंट्री पास कर दी, ठीक है, जिसमें बैंक अकाउंट को डेबिट करा और इंटरेस्ट को क्रेडिट करके अपने बैलेंस को 400 रुपए 20 रुपए से बढ़ाकर मैंने दोनों साइड के बैलेंस को मैच कर लिया। अब मेरी पासबुक का बैलेंस 420 रुपए है और मेरी कैश बुक का बैलेंस 420 रुपए, जिसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। मतलब बैंक ने एंट्री करी, मुझे पता नहीं चला,
तो जब मेरी बैंक की स्टेटमेंट आई, मैंने उसे एंट्री करी तो मेरा बैलेंस मैच हो गया। अब आता है चौथा पॉइंट, बैंक चार्ज एंड इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट येट एंटर इन द कैश बुक। अब हुआ क्या, बैंक मुझे बहुत सारी फैसिलिटी देता है, जैसे बैंक मुझे इंटरेस्ट की फैसिलिटी देता है, जैसे बैंक मुझे एसएमएस की फैसिलिटी देता है, जैसे बैंक मुझे कैश बुक की फैसिलिटी देता है, जैसे बैंक मुझे और भी फैसिलिटी देता है, चेक बुक की फैसिलिटी देता है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है। तो क्या बैंक मुझसे कुछ चार्ज करता होगा? जी बिल्कुल चार्ज करता होगा। मान लो बैंक ने मुझसे 99 रुपए चार्ज करे, क्या बैंक मुझे कॉल करेगा कि मिस्टर एक्स मैंने तुम्हारे 99 रुपए काट लिए, एंट्री कर लो। मिस्टर एक्स तुम्हें मैंने एसएमएस चार्ज दिए 15 रुपए काट लिए। तो क्या इस तरह के लिए कॉल करता है क्या बैंक आप लोगों को? जी बिल्कुल इस कामों के लिए बैंक कॉल नहीं करता। मान लो बैंक को मैंने या बैंक ने मेरे अकाउंट से 99 रुपए काट लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं। मैंने अपने स्टाफ को बुलाया और उससे कहा जाओ 30 अप्रैल की बैंक से स्टेटमेंट लेके आओ। वो बच्चा गया, स्टेटमेंट लेकर आया और मैंने उसकी एंट्री करी, तो मुझे पता चला बैंक ने मेरे 99 रुपए काट लिए, लेकिन उसकी एंट्री क्या मेरी कैश बुक में होगी? तो मुझे नहीं पता ना बैंक ने काटे या नहीं काटे। जब स्टेटमेंट आई तो मैंने देखा कि बैंक ने 99 रुपए काटे हुए। मेरी बैंक बुक का बैलेंस 99 रुपए से कम है, लेकिन मेरी कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मेरा इधर का बैलेंस नेगेटिव है, मुझे इधर भी नेगेटिव करना है, तो मैं इसे माइनस कर दूंगा। और जैसे ही माइनस करूंगा, मेरी कंपनी का कैश बुक और मेरी कंपनी का पासबुक दोनों मैच हो जाएगी। कॉमन सी बात है, जब मेरी बैंक बैलेंस घटा हुआ है तो मुझे अपनी कैश बुक से भी तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जब पैसे काट रहा है तो खाली बैंक में अपने आप काट के एंट्री कर लेता है, लेकिन मुझे इन्फॉर्म नहीं करता। मुझे इन्फॉर्म कब करेगा? जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट को चेक करूंगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि बैंक मेरे पैसे काट रहा है या नहीं काट रहा। तो उसे कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। मेरी कैश बुक का बैलेंस, सॉरी मेरी पासबुक का बैलेंस 99 रुपए से कम था, तो मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस 99 रुपए से कम कर दिया। इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय द बैंक। मैंने किसी कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था, मैंने कुछ कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा हुआ था, आज मुझे वहां से कुछ प्रॉफिट मिला। डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। मैंने आप लोगों की कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करा था और मुझे वहां से कुछ पैसे या प्रॉफिट मिला। अब जब मुझे प्रॉफिट मिला तो आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा, डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया। अब आपने जैसे ही डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में डाला, बैंक मैंने तो एंट्री कर ली कि 1050 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, जिससे मेरी उसने पासबुक को 1050 रुपए से बढ़ा दिया। लेकिन क्या मुझे पता चला, मुझे क्या ख्वाब आएगा कि बैंक में मेरा डिविडेंड आया है? मुझे कब पता चलेगा? जब मेरी स्टेटमेंट आएगी और मैं उसे चेक करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि बैंक ने मेरे अकाउंट को 1050 रुपए से बढ़ाया है, लेकिन मैंने अपने 1050 रुपए को नहीं बढ़ाया। तो बैंक मुझे क्या करेगा? मुझे इन्फॉर्म करेगा कि सर आप अपनी स्टेटमेंट में देखो, आपके 1050 रुपए बढ़े, 1050 रुपए बढ़े हुए, आप अपनी कैश बुक में 1050 रुपए की एंट्री कर लो। आप अपनी कंपनी में 1050 रुपए की एंट्री कर लो। क्लियर है? आ जाए डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैं डायरेक्ट पेमेंट कर देता हूँ, या कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसकी मेरी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। मान लो मैंने अपने बैंक को बोला है कि मेरे घर का जो भी रेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, आप उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे, मेरे फोन का जो प्रीपेड बैलेंस है उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे। तो बैंक ने मेरे बिहाफ से उनकी डायरेक्ट पेमेंट कर दी और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करा, और 990 रुपए की डायरेक्ट पेमेंट कर दी। अब बताओ, मेरी पासबुक का बैलेंस माइनस में 990 रुपए, क्या मुझे कैश बुक में पता चला होगा बैंक ने किस किस की पेमेंट करी? मुझे कब पता चलेगा? जब मैं बैंक से स्टेटमेंट लाऊंगा, उसे चेक करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि बैंक में 999 रुपए मेरे माइनस में है, लेकिन मेरी कैश बुक में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मेरा उसमें कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो मैं
वहां से अपने आप को 999 रुपए से कम कर लूंगा। तो याद रखना, मेरी पासबुक का बैलेंस अगर कम है डायरेक्ट पेमेंट से, तो मुझे अपनी कैश बुक का बैलेंस भी कम कर लेना। मुझे कब पता चलेगा? जब मेरे पास स्टेटमेंट आएगी या फिर मैं बैंक को पासबुक पर एंट्री करवा के लाऊंगा, तब मुझे पता चलेगा। सातवां, डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक बाय अ कस्टमर। कई बार कुछ लोग मुझे बिना बताए पेमेंट कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। कई बार कुछ ऐसी पेमेंट आपके अकाउंट्स में आ जाती है जिसे आपको पता ही नहीं होता। अब आपकी कुछ पेमेंट आ गई, आपको पता ही नहीं, लेकिन बैंक ने उसको 10,700 को प्लस कर दिया। आपकी एक पेमेंट आई 10,700 की, बैंक ने एंट्री कर ली, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। अब आपकी कंपनी में 10,700 आपके बैंक में आ रहा है ज्यादा, लेकिन आपकी कैश बुक में 10,700 की कोई एंट्री नहीं है। तो अब ये पता कैसे चलेगा? जब बैंक की स्टेटमेंट आएगी, आप उसे चेक करोगे और देखोगे कि आपकी पासबुक का बैलेंस 10,700 से बढ़ा हुआ है, लेकिन आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं करी। तो फिर आपको उसे कैश बुक में एंट्री करना पड़ेगा, जिससे आपका कैश बुक भी बढ़ जाएगा और बैंक भी बढ़ जाएगा, और दोनों बढ़ेंगे तो आपका बैलेंस मैच हो जाएगा। क्लियर है? बस यही काम होता है कि अपनी कैश बुक को देखना पासबुक से, या पासबुक को कैश बुक से देखना। अगर ये मैच हो गए तो ये बैंक रिकंसिलेशन कहलाता है। आ जाए आगे। अब आता है डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। आपने बिल रिसीवेबल सुना होगा। अगर आप मेरे पास माल लेने आते हैं तो मैं आपको माल नहीं देता, मैं आपसे पहले गारंटी मांगता हूं कि सर आप जो मुझसे माल लेने आ रहे हो ना, मैं आपको जानता नहीं, आप बाजार में अच्छा काम करते हैं, आपको सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता। अगर आप मुझसे माल लेना चाहते हैं तो आप ले लो। उसने कहा ठीक है, मैं आपसे माल ले लूंगा, लेकिन मैं आपको एक बीआर दे दूंगा। बीआर मतलब होता है बिल रिसीवेबल दे दूंगा। आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया जिसपे लिखा था कि अगर मैं आपको 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करता तो आप डायरेक्ट बैंक से इस बिल की पेमेंट ले लेना। आपने मुझे एक नोट दे दिया, एक बिल रिसीवेबल दे दिया, और मैंने उसे अपने पास रख लिया और जाकर बैंक में जमा करा दिया। बैंक से कहा, बैंक ये तुम बीआर ले लो और अपने पास रख लो, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, 2 महीने बाद मुझे पैसों की आवश्यकता पड़ गई। मैंने कहा बैंक मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, और मैंने आपको बीआर दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है, आप उसका मुझे 1 लाख रुपए दे दें, और जब वो क्लियर होगा तो उसमें से जितना आपका चार्ज बनता है वो काट लो। उसने कहा ठीक है सर, अभी आप 1 लाख रुपए ले जाओ, जब आपका बीआर क्लियर होगा तब उसमें से मैं 5,000 रुपए काट लूंगा। तो बैंक ने उस समय तो मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, लेकिन जब वो बीआर क्लियर हुआ तो बैंक ने वो 5,000 रुपए काट लिए। लेकिन बैंक ने मुझे इन्फॉर्म नहीं करा कि सर मैं आपके जो बीआर के हैं उसके 1 लाख रुपए में से 500 रुपए या 5,000 रुपए काट रहा हूं। उसने मुझसे 5,000 रुपए काट लिए और मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करा। मुझे इन्फॉर्म कब हुआ? जब मैं बैंक की स्टेटमेंट लाया या पासबुक को अपडेट करा के लाया, तो मुझे पता चला मेरी कंपनी के जो कैश बुक है या फिर पासबुक का जो बैलेंस है वो 5,000 रुपए से कम है, लेकिन मेरी कैश बुक में कोई इफेक्ट ही नहीं आया उसका। तो मैं उसे कैश बुक को कम करने के लिए उसे माइनस कर दूंगा। क्लियर है? तो इस बात को विशेष आपको याद रखना है कि अगर आपकी पासबुक का बैलेंस नेगेटिव है तो आपको अपनी कैश बुक का बैलेंस भी नेगेटिव करना है। अगर आपकी पासबुक का बैलेंस डेबिट है तो अपनी कैश बुक का बैलेंस भी आपको डेबिट करना है, मतलब बढ़ाना है इन सिंपल लैंग्वेज। क्लियर है? चले आगे आते हैं। अब 9 पॉइंट है जिसे हम आराम से समझते हैं। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। अगर आप इसे ना करो तो भी चल सकता है, लेकिन मेरा लॉजिक है कि मैं आपको बता दूं। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। मैंने बैंक को बोला, बैंक मेरे पास एक बीआर है, तुम ये अपने पास रख लो, और ये 20
6/2020 को क्लियर होगा। बैंक ने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, मैं अपने पास रख लेता हूँ। उसने अपने पास रखा और 20 तारीख को ऑटोमेटिक क्लियर कर दिया उसे, मुझे इन्फॉर्म ही नहीं करा। तो अब बताओ, मेरी कंपनी का बैलेंस 7,000 रुपए से बढ़ गया ना कंपनी का बैलेंस 7,000 रुपए से। क्या मेरी कैश बुक में उसका इफेक्ट आया? नहीं आया। वो इफेक्ट कब आएगा? जब मैं बैंक की स्टेटमेंट लाऊंगा, दोनों को क्रॉस चेक करूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी पासबुक का बैलेंस 7,000 रुपए से बढ़ा हुआ है और मेरी कैश बुक में उसकी कोई एंट्री नहीं है। तो उसे बढ़ाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? एंट्री कर लूंगा। ठीक है, तो ये बात है। देखो पढ़ो, बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। क्लियर है? कई बार हम बैंक को यही बोल देते हैं कि बैंक ये ले बिया, तो उस पार्टी से अपने आप पैसे ले लियो, जो तेरा कमीशन होगा काट लियो और डायरेक्ट पेमेंट ले लियो। तो उस केस में भी यही कर सकते हो कि बैंक जिस दिन पैसा लेके आएगा आपकी एंट्री कर देगा। आपको पता कब चलेगा? जब आप बैंक से स्टेटमेंट लेकर आओगे। अब इंपॉर्टेंट बात, ये 9 पॉइंट थे जिसके कारण मेरी कंपनी का कैश बैलेंस, कैश बुक का बैंक कॉलम और मेरी पासबुक का जो बैलेंस है हमेशा मिसमैच आ सकता है। लेकिन अगर आप जो बताए हुए तरीके से करोगे तो डेफिनेटली आपकी स्टेटमेंट में कभी फर्क नहीं आएगा। अब जब भी बैंक रिकंसिलेशन करते हैं तो हमें कुछ बातें याद रखनी है। जैसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, सबसे पहले यहां मिलेगा आपको पर्टिकुलर, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अगर तुम बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट कर रहे हो, अगर तुम कैश बुक स्टार्ट कर रहे हो तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा प्लस में आता है, और अगर तुम पासबुक करते हो तो तुम्हारा हमेशा बैलेंस माइनस में आएगा। तो अब ये डिसाइड तुम्हें करना है कि जब तुम बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो तो किसको बेस ले रहे हो, कैश बुक को बेस ले रहे हो या फिर बैंक बुक को बेस ले रहे हो। बैंक बुक का मतलब पासबुक को बेस ले रहे हो। अगर आप कैश बुक को बेस ले रहे हो तो आपका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, और अगर आप पासबुक को ले रहे हो तो आपका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। क्लियर? अगर तुम कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो नीचे पासबुक पर चले जाओगे, और अगर तुम पासबुक से स्टार्ट करोगे तो नीचे आप कैश बुक में आ जाओगे। क्लियर? अगर तुम प्लस से स्टार्ट करोगे मतलब कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो नीचे पासबुक में आते आते तुम किस में चले जाओगे? माइनस में चले जाओगे। और अगर तुम क्या कर रहे हो, पासबुक को स्टार्ट कर रहे हो, तुम प्लस में हो मतलब माइनस में हो, तो नीचे आते आते तुम किस में आ जाओगे? प्लस में आ जाओगे। मतलब अपोजिट। अगर मैं ऊपर कैश से चलूंगा तो मेरा मेन पर्पस क्या होगा कि मैं अपनी कैश बुक को अपनी कंपनी की पासबुक से मैच करूं। अगर मेरा यहाँ प्लस बैलेंस है तो मेरी पासबुक से ये माइनस बैलेंस से मैच हो जाए, और अगर मेरी कंपनी का पासबुक का बैलेंस माइनस में है तो मैं अपनी कंपनी के कैश बुक से मैच करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से ही चलता है। मतलब अगर तुम किसी के कैश बैलेंस पॉजिटिव से चलोगे तो आप नीचे नीचे आके किसी कंपनी की पासबुक से माइनस में आ जाओगे, और अगर तुम पासबुक के माइनस से चलोगे तो आप नीचे नीचे आते आते कैश बुक में प्लस में आ जाओगे। और अगर ये ऐसे करोगे तो आपकी ये बैंक रिकंसिलेशन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? इस बात को याद रखना। क्लियर? ये आपका बैंक रिकंसिलेशन का पूरा चार्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करा। क्लियर है? टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हमेशा यही ट्रांजेक्शन मिलेंगी। ठीक है? फेवरेबल बैलेंस कैश बुक से बैंक बुक होगा, अनफेवरेबल कैश बुक से बैंक बुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस पासबुक से कैश बुक, और या फिर अनफेवरेबल बैलेंस कैश बुक से पासबुक से कैश बुक। यही चार ट्रांजेक्शन हमेशा बनती हैं। कैश बुक से पासबुक फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस कैश बुक से पासबुक, या फिर फेवरेबल बैलेंस पासबुक से कैश बुक, या फिर अनफेवरेबल बैलेंस पासबुक से कैश बुक। क्लियर है? यही ट्रांजेक्शन बनती है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन के चांसेस नहीं बनते। क्लियर है? तो आज मैंने आप लोगों के साथ
बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी को कंप्लीट करा है और अब हम इसके प्रैक्टिकल को अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन जब तक तुम इस वीडियो को 2 बार 3 बार या फिर 4 बार नहीं देखते, आपको बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी क्लियर नहीं होगी। और जब आपको बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी नहीं क्लियर होगी तो आपको बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन की थ्योरी पूरी तरीके से कंप्लीट होगी तो आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, और अगर आपको थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।